योर टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग। ठीक है, अंडर राइटिंग के कितने टाइप्स होते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर? फर्स्ट वन इज योर ओपन और कंडीशनल अंडर राइटिंग। ओपन और कंडीशनल अंडर राइटिंग, अंडर दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट एग्री टू टेक अप द एग्रीड पोर्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे एग्रीड पोर्शन ऑफ शेयर्स लेने की बातें हो रही है। इफ़ नॉट टेकन बाय पब्लिक, अगर पब्लिक ने नहीं लिया, आपको फर्स्ट लेक्चर याद रहेगा जो मैंने बताया था आपको, अगर पब्लिकनी नाही घेतलं मग कोणाला घ्यायला लागेल? कोणाला घ्यायला लागेल? अंडर राइटरला। किसको? अंडर राइटर्स। याद है मैं हूं ना, जो ये अपना सपोज ये अंडर राइटर हो गया, ये अंडर राइटर हो गया, इसको लेना पड़ेगा शेयर्स अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा। पुढे, द लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर इज कंडिशनल। ठीक है, कंडिशनल रहता है, अगर पब्लिकनी नाही घेतलं मग अंडर रायटरला घ्यायला लागेल। क्लियर? दॅट इज ही इज लाइबल ओनली इफ इश्यूज इज अंडर सब्सक्राइब। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब मतलब क्या होता है? सपोज हमने 100 शेयर इशू किया, कितना? 100। हमने 100 शेयर इशू किया और पब्लिक ने कितना खरीदा? 75। कितना खरीदा? 75। ठीक है, कितना खरीदा? 75। ये 5 नहीं आ रहा है, नंबर चेंज कर देते हैं। 70, पब्लिक ने कितना खरीदा? 70। आपण इश्यू किती केलं? 100 आणि पब्लिकने किती घेतलं? 70। उरले किती? 30। ह्याला काय म्हणणार? अंडर सब्सक्राइब। ह्याला काय म्हणणार? अंडर सब्सक्राइब। क्लियर? इसको क्या बोलोगे आप? अंडर सब्सक्राइब। ओके, इफ पुढे, इफ शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, जितना 100 शेयर हमने इशू किया था 100, ठीक है, पूरा का पूरा पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, तो फिर अंडर राइटर डज नॉट टेक एनी शेयर्स। ठीक है, डज नॉट टेक एनी शेयर्स। क्लियर? ये वो है आपका ओपन और कंडीशनल। इनका एक ही कहना है, अगर अंडर सब्सक्राइब है, जितना हमने इशू किया उतना पब्लिक ने नहीं खरीदा, फिर किसको लेना पड़ेगा? अंडर राइटर को लेना पड़ेगा। कौन पिक्चर में आ जाएगा? अंडर राइटर पिक्चर में आ जाएगा। क्लियर? और अगर पब्लिक ने पूरा खरीद लिया, इफ द शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, द अंडर राइटर डज नॉट टेक एनी शेयर्स बाय द कंपनी। क्लियर? गेटिंग? नेक्स्ट वन, फर्म अंडर राइटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग, ओके, अंडर दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट underwriter agreed to take up specified number of shares, specified number of shares। ठीक है, एक सेकेंड, specified number of shares irrespective of number of shares subscribed by the public। ठीक है, मतलब यहाँ पे ना आपको कंपल्सरी शेयर्स लेने पड़ेंगे, कंपल्सरी शेयर्स लेने, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। वर्डिंग कौन सा था? स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसका मीनिंग क्या है ये आपको समझे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझेगा। इसमें क्या होता है, ऊपर तो ऑप्शन था कंडिशनल, जर पब्लिकनी नाही घेतलं मग अंडर राइटर घ्यायला लागेल, पण इथे अंडर राइटर को कंपल्सरी लेना पड़ेगा, अंडर राइटर को कंपल्सरी लेना पड़ेगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ठीक है, इन शॉर्ट अगर 100 का बात हुआ है, कितना? 100 का, कितना? 100 का बात हुआ है, तो उसमें से 20 किसका रिजर्व रहेगा? अंडर राइटर्स। किसका? अंडर राइटर्स। बचा कितना? 80। बचा कितना? 80। ठीक है, 80 किसको लेना पड़ेगा? पब्लिक को।
क्लियर. हिज लाइबिलिटी इज एब्सोल्यूट. हिज लाइबिलिटी इज एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मतलब उतना उसको लेना ही पड़ेगा. इन सच ए केस इवन इफ इशू इज ओवर सब्सक्राइब. देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवर सब्सक्राइब. ओवर सब्सक्राइब बोला है. अगर ज़्यादा पब्लिकने खरीदा, सपोज हमने 100 इशू किया पब्लिक को आणि पब्लिकनी दिलं 120 लोगोंने खरीदा, 20 लोग एक्स्ट्रा हो गए, ह्याला काय म्हणणार ओव्हर सबस्क्राईब्ड. ह्याला काय म्हणणार ओव्हर सबस्क्राईब. क्लिअर. ओव्हर सबस्क्राईब. द अंडररायटर आर लायबल टू टेक अप द ॲग्रीड नंबर ऑफ शेअर ऑफ डिबेंचर. नॉर्मली द underwriter liability is determined without considering the number of shares taken up by firm by him. ठीक है. इन शॉर्ट इसका एक ही है. एक लाइन में अगर इसको हमने डिफाइन किया, फर्म अंडर राइटिंग में पब्लिक, फर्म अंडर राइटिंग में अंडर राइटर का शेयर फिक्स रहता है. अंडर राइटर का शेयर फिक्स रहता है. कहाँ पे? फर्म अंडर राइटिंग में. कहाँ पे? फर्म अंडर राइटिंग में. इसीलिए वर्डिंग ये यहाँ पे यूज हुआ है फर्म अंडर राइटिंग. आपको पब्लिक खरीदे या ना खरीदे, ओवर सब्सक्राइब्ड हो तो भी इसको लेना ही पड़ेगा. फिर से रीड कर रहा हूँ, सेकेंड लाइन पे ध्यान देना. अंडर राइटर्स एग्री टू टेक अप अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है. टू टेक अप अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स इररिस्पेक्टिव. ठीक है. इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेअर्स सबस्क्राईब बाय दी पब्लिक. पब्लिकनी किती घेतले आपल्याला काही नाही माहीत, बट अंडर राइटर को 100 में से 20-25 शेयर्स लेना ही पड़ेगा. लेना ही पड़ेगा. ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन है दोनों कंडीशन. यू विल गेट द आंसर. फर्स्ट वन कंडीशनल, बाजू में फर्म अंडर राइटिंग. कंडीशनल में देखो क्या है, लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर इज कंडीशनल. कंडीशन रहता है. अगर ऐसा बारिश हुआ तो छाता लेके जाना पड़ेगा, बारिश नहीं हुआ तो छाता लेके जाना पड़ेगा क्या? नहीं. तो यहाँ पे कंडीशंस रहते हैं. लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर इज कंडीशनल. दैट इज अराइज ओनली इफ इशू इज अंडर सबस्क्राइब्ड. वही ना, अंडर सबस्क्राईब झालं. जर अंडर सबस्क्राईब झालं मग त्यांना घ्यायला लागेल, त्यांना शेअर्स घ्यायला लागेल. त्यांना कोण? अंडर राइटर. ते कौन? अंडर राइटर. और इधर तो एब्सोल्यूट है भाई. आप कुछ भी हो जाए, आपने जो बोला था 20% 30%, उतना तो आपको खरीदना ही पड़ेगा. एब्सोल्यूट है. क्लियर. पॉइंट नंबर टू, इट इज इंडिपेंडेंट एग्री. इट इज एन इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट. इट कैन एग्जिट्स बाय इटसेल्फ. एग्जिट्स बाय इटसेल्फ. यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहता है, कोई दबाव नहीं है. यहाँ पे क्या है? इट इज़ ऑलवेज विथ एन ओपन अंडर राइटिंग. इट इज़ एन एडिशनल अरेंजमेंट. ठीक है. इट इज़ एन एडिशनल अरेंजमेंट. पॉइंट नंबर थर्ड, लाइबिलिटी अराइजेज ओनली फ्रॉम द ओपन अंडर राइटिंग. यहाँ पे लाइबिलिटी अराइज फ्रॉम बोथ ओपन एंड फर्म अंडर राइटिंग. अब इसमें देखो फ़र्क क्या है. ओपन, ओपन यहाँ पे किस लिए बोला गया है? अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा, या फिर अंडर सब्सक्राइब हुआ तो फिर अंडर राइटर को तो लेना पड़ेगा. तो ओपनली है. यहाँ पे बहुत कंडीशंस. सपोज 100 में से 20 किसने खरीदा? फर्म ने खरीदा. किसने खरीदा? फर्म ने खरीदा. बचा 80. 100 पैकी 70 सपोज किसने खरीदा? पब्लिक ने. किसने खरीदा? पब्लिक ने. बचा कितना अभी? 30. कॉमन सेंस. ठीक है. अब ये 30 किसको लेना पड़ेगा? फर्म अंडर राइटिंग को लेना पड़ेगा. किसको लेना पड़ेगा? फर्म अंडर राइटिंग को. क्लियर. फोर्थ पॉइंट, इफ देयर इज फुल और ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी नीड नॉट अलॉट सिक्योरिटीज टू द अंडर राइटर्स. ठीक है. अगर यहाँ पे फुल सब्सक्रिप्शन हुआ, 100 शेयर्स हमने बात किया था इश्यू करने का, और 100 पैकी 100 खरीदा, 100 पैकी 100 घेतलं. कोण? पब्लिकनी. तो अंडर राइटर पिक्चर में आएगा क्या? अंडर राइटर पिक्चर में आएगा? नहीं. अंडर राइटर पिक्चर में आएगा ही नहीं. समझा? यहाँ पे
इन ऑल केस कंपनी इज बाउंड टू अलॉट, कुछ भी हो जाए फर्म अंडर राइटिंग में, कंपनी इज बाउंड टू अलॉट सिक्योरिटीज अंडर रिटन बाय द अंडर राइटर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे फर्म अंडर राइटिंग की ना जिम्मेदारी बन जाती है, फर्म अंडर राइटिंग की जिम्मेदारी बन जाती है, आपको इतना लेना ही है। क्लियर? गेटिंग? थर्ड पॉइंट, फुल अंडर राइटिंग, नाम से आपको तो समझेगा, बाकी सब इसी है। फुल अंडर राइटिंग, इफ द होल ऑफ द इश्यूज, look at here, if the whole of the issues of share or debenture of a company is underwritten, it is said to be full or complete underwriting। ठीक है, ये underwritten है। क्लियर? इन शॉर्ट 100 का इश्यू करने की बातें हुई थी और 100 ही इश्यूज हो गए पूरे के पूरे, इसको क्या बोला जाएगा? फुल अंडर राइटिंग। हेला काय म्हणणार? फुल, इट इज पेड टू बी फुल अंडर राइटिंग। क्लियर? नेक्स्ट वन, पार्शियल, पार्शियल अंडर राइटिंग। एज इट इज नेम से ही मालूम पड़ता है, पार्शियल मतलब आधा, हाफ। क्लियर? तो इफ only a part of the issues, only a part of the issue of shares or debenture of company is underwritten, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्ट। पार्ट म्हणजे सम पार्ट, लाइक 100 में से 50, 60, 60 शेयर्स ही खरीदे, उसको बोला जाएगा पार्ट। इफ ओनली अ पार्ट ऑफ शेयर or debenture of company is underwritten, it is said to be partial underwriting। in case of partial underwriting, the company is treated as a underwriter for the remaining part of the issues। आपने फर्स्ट वीडियो देखा रहेगा, अगर पार्शियल है, जैसे 100 का बात हुआ है और 60 पब्लिक ने खरीदा, तो बचा कितना? 40, बचा कितना? 40। पिक्चर में कौन आ जाएगा? हमारा हीरो, अंडर राइटर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? अंडर राइटर्स। जो रिमेनिंग है, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है, इट इज सेट टू बी पार्शियल अंडर राइटिंग इन केस, यहाँ से देखो, इन केस पार्शियल अंडर राइटिंग, द कंपनी इज ट्रीटेड अंडर राइटर, द कंपनी इज ट्रीटेड अंडर राइटर फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इशू। कंपनी विल ट्रीट अंडर राइटर, इसको फिर जो रिमेनिंग पार्ट है कौन लेगा? ये बंदा लेगा। कौन लेगा? ये कौन है? अंडर राइटर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सोल अंडर राइटर। सोल, द अंडर राइटर मे बी डन बाय सिंगल अंडर राइटर, यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, फिफ्थ वन, ओके, सोल अंडर राइटर, नेम से मालूम पड़ रहा है अपने को, इट इज रन बाय सिंगल अंडर राइटर। जॉइंट अंडर राइटिंग, सिंपल, 2-4 लोग मिलके एक एग्रीड रेशो पे होते हैं। ठीक है, एग्रीड रेशो, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये एग्रीड है, ARGEED, एग्रीड रेशो पे। जैसे 3 लोग हैं ABC, तो तीनों खुद का रेशो डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 150 शेयर इशू करना है, 150 शेयर इशू करना है, तो ABC 3 लोग हैं, तो एक 50 लेगा, दूसरा 50 लेगा, तीसरा 50, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो लोग डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट वन, दैट इज अ मार्क्ड एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट था। क्लियर? नॉट लिख दिया। मार्क्ड एप्लीकेशन ये क्या होता है, थोड़ा रीड करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टैम्प्ड with the name of underwriters are known as the marked application। आप जब पब्लिक में जाओगे, मार्केट में जाओगे, तो आप शेयर बेचोगे। ठीक है, आपके जैसे सपोज मैं कंपनी हूँ, अपनी कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम किधर गया? देखो इधर है, अरे कंपनी का नाम सपोज किधर है? इधर। ठीक है, ये कंपनी का नाम हो गया, ये कंपनी का नाम हो गया। क्लियर? इसका शेयर हमको बेचना है। ठीक है, आप सब लोग को मैंने बोला आप सब मेरे अंडर राइटर हो। क्लियर? सपोज ABC तीनों अंडर राइटर है, क्लियर, तीनों जन जाके मार्केट में बेच रहे हैं,
बी सी तीनों अंडर रायटर्स हैं. हा पण विकतोय, हा पण विकतोय आणि हा पण विकतोय. अब ए ने 100 बेचा, बी ने 50 बेचा, सी ने 30 बेचा. मालूम कैसे पड़ेगा? ठीक है, फॉर्म पे क्या करेंगे, स्टैम्प मार देंगे. फॉर्म पे क्या, सपोज ये फॉर्म है, ये क्या है फॉर्म, तो इस पर ए का स्टैम्प रहेगा, म्हणजे ये एक ने बेचा है. ये दूसरा फॉर्म है, इस पर किसका नाम लिख देंगे, बी का लिख देंगे, मतलब ये बी का हो गया. क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे नाम दिया गया है मार्क्ड एप्लीकेशन. काय म्हणलंय? मार्क्ड एप्लीकेशन. क्लियर? application forms stamped with the name of underwriters are known as the marked application. अभी आपको बताएं, the benefit of marked application is given to the concerned underwriter. concern म्हणजे particular, एक को तो A B या तो B C या फिर C. if there is a sole underwriter who has underwritten the whole of issue, अगर sole जो हमने देखा, it does not matter whether applicant or marked application, it does not matter whether applications are marked or not, he will be given credit for all the application whether sent through him or directly. देख, ऊपर का तो अपने को मालूम पड़ा मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है. ये अपना कॉन्सेप्ट था पॉइंट नंबर 7 में. पॉइंट नंबर 7 में जो फॉर्म पे मार्क्ड रहेगा, नाम रहेगा बंदे का, उसको बोला जाएगा मार्क्ड एप्लीकेशन. आगे क्या बोल रहे हैं, अगर सोल अंडर राइटर है, अगर सोल अंडर राइटर है, अगर सोल अंडर राइटर है फिर उसमें मार्क्ड की ज़रूरत ही नहीं. एक ही बंदा है, होल एंड सोल एक ही बंदा है, तो कौन बेच रहा है, यही बेचेगा ना. एक ही अंडर राइटर है, एक ही अंडर राइटर है, तो इसके नाम से बिकेगा. तो यहाँ पे स्टैम्प मारनी जरूरी है क्या? नहीं, यहाँ पे स्टैम्प मारने की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों? सोल है, सोल. क्लियर? मार्किंग इज इम्पॉर्टेंट. देख, मार्किंग इज इम्पॉर्टेंट. मार्क कभी इम्पॉर्टेंट है, मार्किंग कभी इम्पॉर्टेंट है जब इफ देयर इज 2 or more underwriters, there are 2 or more underwriters. मतलब अगर एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा अंडर राइटर्स हैं, ए बी आणि सी, ठीक है, 2 से ज़्यादा अंडर राइटर्स हैं, फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, मार्क्ड एप्लीकेशन आ जाएगा. कॉन्सेप्ट, कौन सा एप्लीकेशन आएगा, MA जो आप पढ़ते हो, मार्क्ड एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट पिक्चर में आ जाएगा. का टू गेट द क्लैरिफिकेशन, उनका जो क्रेडिट है, जो बेनिफिट है, ये तीनों को मिलना चाहिए. नहीं, झगड़ा नहीं. पूरा बेचा बी ने, मजा लिया ए ने, चलेगा नहीं. क्लियर? पुढे पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 8, ठीक है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन. नाम से मालूम पड़ता है, दोज एप्लीकेशन विच डज नॉट बियर स्टैम्प, जिस पे स्टैम्प नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन. ठीक है, जिस पे स्टैम्प नहीं है उसको क्या बोलोगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन. द बेनिफिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज गिवन टू द कंपनी. हाँ, अगर अनमार्क्ड वाला बातें हो रही है, एग्रीमेंट बनी है, तो सबसे पहला बेनिफिट किसको मिलेगा, कंपनी को. यानी कि कंपनी का गुडविल नाम भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में. ठीक है, डज नॉट बेयर स्टैम्प नोन एज अ अनमार्क्ड एप्लीकेशन. फर्स्ट बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट किसको मिलेगा, कंपनी को. किसको मिलेगा, कंपनी को. टू द एक्सटेंट ऑफ द इशू ऑफ नॉट रिटर्न, इफ एनी, इन केस ऑफ सरप्लस, ज़्यादा हो गया, द बेनिफिट ऑफ सरप्लस अनमार्क्ड एप्लीकेशन विल गिवन टू द अंडर राइटर्स इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी. अगर सरप्लस हुआ, ठीक है, 100 की जगह 120 हो गया, तो उसका फिर बेनिफिट कौन लेगा, उसका बेनिफिट कौन लेगा, अंडर राइटर्स. क्लियर? लुक एट योर लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर. हमको समझा टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग कितने टाइप्स के रहते हैं. ठीक है, अब लाइबिलिटी जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका, जिस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चंस. ये है हमारा फॉर्मेट. ठीक है, ये है हमारा
स्टेप्स हैं और ऐसे ही हमको सम्स करने हैं। क्लियर? लुक एट द फर्स्ट वन, ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। समटाइम क्वेश्चन में देते हैं या नहीं देते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो ए देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, ए माइनस बी। क्या लिखा है, ए माइनस बी। सपोज ये कितना था 100, एक बताओ एग्जाम्पल, ये 10 था। ठीक है, ये कितना है 100 है, कितना है 100। ठीक है, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन कितना कर दिया 20, तो कितना बचेगा 80, कितना बचेगा 80। क्लियर? बघा स्टेप, पहला स्टेप होता है ग्रॉस लाइबिलिटी, दूसरा लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, आपको क्या मिला बैलेंस। नाउ स्टेप नंबर 4 डी, लेस क्या कर दोगे मार्क्ड एप्लीकेशन। सपोज कितना है 20, कितना है 20, तो 80 में से 20 गया, कितना बचेगा 60, कितना बचेगा 60। ओके क्लियर? सबसे पहले आपने देखो क्या निकाला, मार्क्ड एप्लीकेशन रिमूव किया, बाद में क्या निकाला अनमार्क निकाला, आता बॅलन्स जो बचा आपका 60, ह्याच्यातून तुम्ही काय काढणार फर्म अंडर रिटर्न, फर्म अंडर राइटिंग कितना है सपोज 40, कितना है 40। ये निकालने के बाद जो बचेगा उसको बोलोगे नेट लाइबिलिटी, उसको बोलोगे नेट लाइबिलिटी। ठीक है, और एट द एंड ये फर्म अंडर राइटिंग ना ॲड होता है नेट लायबिलिटी नंतर। इथे तुम्ही लेस केलं आहे आणि इथे ऐड केलं है। क्यों किया है, क्या है इसके पीछे एक आगे कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फर्म अंडर राइटिंग पहले लेस करते हैं और बाद में ऐड करते हैं, बिकॉज फर्म अंडर राइटिंग है ना, फर्म अंडर राइटिंग, फर्म अंडर राइटिंग ये तो फर्म का खुद का है, ये तो फर्म का खुद का है। ठीक है, किसी ने लिया या नहीं लिया उसको तो लेना ही पड़ेगा। फर्म अंडर राइटिंग ऊपर जो थ्योरी हुआ था, क्लियर? तो सपोज ये कितना था फर्म अंडर राइटिंग हम लोगों ने 40 लिया था, तो अगेन 40 ऐड हो जाएगा, अगेन 40 ऐड हो जाएगा, तो एट द एंड कितना बचा 60, कितनी उरले 60। क्लियर? ये आपके स्टेप्स हैं, ये आपके स्टेप्स हैं, ग्रॉस लायबिलिटी, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, जो बचेगा बैलेंस, ये स्टेप ऐसे ही सम को करने हैं। अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडर राइटर्स, हमने लास्ट में देखा नेट लायबिलिटी 60 आ गया था। क्लियर? नेट लायबिलिटी 60 आ गए थे, तो उसका हमको अमाउंट निकालना है, उसका हमको अमाउंट निकालना है, कारण कि जो ऊपर वाला था, सॉरी ये जो ऊपर वाला था ये तो अपने को टोटल लायबिलिटी मिला है। क्या मिला है? टोटल लायबिलिटी। यहाँ पे आपको शेयर मिलेगा 5000, 2000, 3000, एक एग्जांपल है। ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, क्या हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ में, कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ में। गेटिंग? और गड़िया टोटल लाइबिलिटी एज अबाव, अबाव मतलब ऊपर वाले से कितना आया था। ठीक है, सपोज हमारा अभी 5000 मैंने एग्जांपल दिया था, तो 5000 पकड़ ले, कितना 5000 टोटल अमाउंट ड्यू। ठीक है, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, लेस फर्म एप्लीकेशन, ये पूरा कैलकुलेशन पार्ट है। हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे यू विल गेट द आंसर। इसमें फिर अंडर राइटिंग कमीशन लेस होता है, जो कमीशन देते कंपनी। ओके, इसको हम प्रैक्टिकल के टाइम पे देखेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। वो पूरा फर्म अंडर राइटिंग है ना, दो पार्ट में डिवाइड है भाई। पूरा फर्म अंडर राइटिंग दो मेथड में डिवाइड है, मेथड 1, मेथड 2। दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, हे आपण बघू। मेथड 1, the benefit of firm underwriting is not given to individual underwriter। यहाँ पे बेनिफिट इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, मेथड 1 ये हो गया। मेथड 2 में क्या बोला है लोग ने, बेनिफिट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, टू इंडिविजुअल अंडरराइटर।
बेनिफिट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। हर एक अंडर राइटर्स को, अगर जितने अंडर राइटर्स हैं ए बी 2 3 4 5 जितने भी हैं सबको बेनिफिट मिलेगा। कहाँ पे? मेथड 2 मध्ये। क्लियर? ट्रीटेड ॲज अ अनमार्क्ड ॲप्लिकेशन और इधर नॉट ट्रीटेड ॲज अ अनमार्क्ड ॲप्लिकेशन। ट्रीटेड ॲज अ अनमार्क्ड ॲप्लिकेशन, इथं नॉट ट्रीटेड ॲज अ अनमार्क्ड ॲप्लिकेशन। पुढे डिवाइड फर्म अंडर राइटिंग इन द ग्रॉस लाइबिलिटी, डिवाइड फर्म अंडर राइटिंग इन द ग्रॉस लाइबिलिटी और इधर इन एक्चुअल लाइबिलिटी, इन एक्चुअल लाइबिलिटी। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ग्रॉस लाइबिलिटी पता है, जो स्टार्टिंग का मैंने आपको बोला था ऊपर, कौन सा पॉइंट? ये ग्रॉस लाइबिलिटी। ये देखो ग्रॉस लाइबिलिटी ए वाला, कौन सा पॉइंट? ए वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कभी मेथड 1 में, मेथड 1 में डिवाइड फर्म अंडर राइटिंग इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। क्लियर? और यहाँ पे डिवाइड फर्म अंडर राइटिंग इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल लाइबिलिटी या एक्चुअल रेशियो। यही दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे ग्रॉस लाइबिलिटीज होता है और यहाँ पे एक्चुअल रेशियो डिवाइड होता है, बस यही दोनों मेथड में डिफरेंस है। जनरल एंट्रीज हैं, ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते वक्त स्टार्ट कर दूंगा, तभी टीच करूंगा। बाकी थ्योरी वी हैव डन। क्लियर? ये न्यू ऐप है, थोड़ा ट्रायल एंड एरर चालू है। क्लियर? देखते हैं।